नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम बोनस पॉइंट। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको उन तमाम खबरों से रूबरू करा दें जिन पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, जो आज की बड़ी खबरें हैं। पहली खबर सीधे आपकी जेब से जुड़ी है। सर्विस चार्ज वसूलने वाले रेस्टोरेंट पर सख्ती। कौन से रेस्टोरेंट हैं, क्या सख्ती की सीसीपीए ने, क्या करना होगा अब उन्हें आगे, ये सब कुछ जानेंगे इस खबर में। वैश्विक बाजार में चढ़ी चावल की कीमतें, भारत के बाजार पर क्या असर होगा, क्यों चढ़ी ये कीमतें, क्या समीकरण बदला मांग और आपूर्ति का, ये सब कुछ समझेंगे हम इस खबर में। बड़ी संख्या में डूब रहे छोटे वाले कर्ज, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की समस्या बढ़ रही है। कर्ज डूबने की रफ्तार दोगुनी हो गई है। कौन लोग इसमें सबसे ज्यादा फंसे हैं, क्या इसका असर होगा, ये जानेंगे। निजी निवेश का चक्का जाम, यकीन मानिए पूरे शो की सबसे अहम खबर अगर कोई है तो ये है, क्योंकि ये नौकरी से जुड़ी है, ये आपकी आय से जुड़ी है, ये आपके लाइफ स्टाइल से जुड़ी है, ये आपके आसपास होने वाली तरक्की विकास से जुड़ी है। इस खबर को बहुत कान लगाकर सुनिएगा कि निजी निवेश का चक्का जाम क्यों हुआ, कहां हुआ, क्या असर होगा। व्यापार के रास्ते पाकिस्तान पर सख्ती की तैयारी। पहलगाम में जो दर्दनाक हादसा हुआ उसके बाद अलग अलग रास्तों से पाकिस्तान की कहिए कि शिकंजा उस पर कसने की तैयारी हो रही है। इसमें एक और तरीका शामिल हुआ है, वो है व्यापार के रास्ते दम घोटने का। क्या ये तरीका है, कहां से ये तैयारी शुरू हुई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। युआन को कैसे मजबूती दे रहा चीन, इस पूरे टैरिफ वॉर की उथल पुथल में डॉलर की जो कमजोरी है, इसका फायदा दरअसल युआन उठा रहा है। हालांकि ये थोड़ा आपको विरोधाभासी लगेगा, क्योंकि युआन अगर मजबूत होगा तो सिंपल सी बात है कि एक्सपोर्ट कंट्री को फायदा कैसे होगा। यही गुत्थी है, यही समझेंगे अंशुमान जी से कि डॉलर को टक्कर देने की तैयारी में चीन अपनी मुद्रा से डॉलर की शरीकत करने की तैयारी कर रहा है। क्या कर पाएगा, ये हम जानेंगे। पहली खबर लेकिन सर्विस चार्ज से जुड़ी। ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूलने वाले रेस्टोरेंट पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने सख्ती की है। सीसीपीए ने सभी रेस्टोरेंट को निर्देश दिया है कि उन्होंने ग्राहकों से जो सर्विस चार्ज वसूला है उसे तुरंत रिफंड करें। साथ में सीसीपीए ने भविष्य में सर्विस चार्ज नहीं वसूलने का निर्देश दिया है। अब चक्कर ये भी है कि अगर रेस्टोरेंट में जाके मैंने कैश दिया होगा, खाना खाया होगा, तो मुझे पैसे मिलेंगे कैसे। खैर, वो मामला छोड़ते, बड़ी पिक्चर समझते हैं। सर, ये पूरा मामला क्या है, कौन से रेस्टोरेंट इसमें हैं और ये कर क्या रहे थे? शुभम, दर्शकों से मेरा एक छोटा सा सवाल है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जब रेस्टोरेंट में जाते हैं और बिल पे करते हैं तो उस बिल को पढ़ते भी हैं दोबारा, खासतौर से उसमें टोटल अमाउंट पढ़ने के अलावा ऊपर जो 2-3 अमाउंट लिखे रहते हैं उनको पढ़ते हैं क्या? सर्विस चार्ज नहीं लेना है, ये आदेश भारत के रेस्टोरेंट्स को पहले ही मिल चुका है। 2 साल से ज़्यादा समय से ये प्रक्रिया प्रभावी है, लेकिन बहुत से लोग जिन्हें ये पता ही नहीं है वो रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं और सर्विस चार्ज देकर चले आते हैं और इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाते हैं। अब फिर यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने सीसीपीए को आदेश दिया कि कौन सी बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, उनके नाम सुनिए, आप भी उनसे ऑर्डर करते होंगे, खाना खाने जाते होंगे और वहाँ बिल देकर आते होंगे और आपने कभी पूछा नहीं होगा कि सर्विस चार्ज इसमें क्यों लगाया जा रहा है। इसमें मखाना डेली है, इसमें ज़ीरो कोर्टयार्ड है, इसमें कैसल बारबेक्यू है, इसमें चायोस है, बारबेक्यू फिएस्टा बाय बारबेक्यू नेशन है। ये जो बड़े प्रमुख रेस्टोरेंट हैं, इन्होंने आज भी सर्विस चार्ज की वसूली जारी रखी है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी से कहा है कि इन पर सख्ती की जाए और इनसे वो राशि वापस करवाई जाए। वापस कैसे की जाएगी इसका मैकेनिज्म भी पता नहीं है, क्योंकि जो लोग वहाँ खाना खाकर आए, अगर उनके कोई रिकॉर्ड या उनकी बाकी कोई जानकारी उनके पास नहीं होगी तो उसे वापस कैसे किया जाएगा। लेकिन कई बड़े रेस्टोरेंट जिनमें बहुत सारे लोग खाना खाने जाते हैं वो फिर इस नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए हैं। आपके लिए सलाह यह है कि जब भी आप खाना खाने जाएं, ऑनलाइन खाना ऑर्डर करें, मंगाएं, तो देख लें कि क्या रेस्टोरेंट ने सर्विस चार्ज लगाया है कि नहीं। मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को दोहराया था कि किसी भी रेस्टोरेंट को ग्राहक को सर्विस चार्ज देने के लिए, जो जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है, इसके अलावा एक सर्विस चार्ज लगाया जाता है, उसको देने के लिए बाध्य करने का अधिकार नहीं है। चलिए, अगली खबर चावल से जुड़ी।
चावल के प्रमुख निर्यातक देश थाईलैंड और पाकिस्तान में चावल के स्टॉक में आई कमी से ग्लोबल मार्केट में चावल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। ब्रोकन राइस का भाव $400 प्रति टन की तरफ बढ़ रहा है। ध्यान कीजिए, ये $400 प्रति टन वो चावल है जो सबसे सस्ता होता है। थाईलैंड में तो 5% ब्रोकन चावल का भाव $405 हो गया है। कीमतें बढ़ने का फायदा भारत के चावल एक्सपोर्ट को हो सकता है, क्योंकि दुनिया भर में भारत का ब्रोकन चावल सबसे सस्ता माना जाता है। सर, भारत के लिए क्या आपको लगता है, क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है? और दूसरी तरफ जो एंड यूजर है, यानी कि हमारे लिए क्या, किस लिहाज से हम इसको समझें? भारतीय बाजार में चावल की कीमतें बढ़ने की कोई ऐसी बड़ी संभावना नहीं है, क्योंकि स्टॉक अच्छा है, फसल भी अच्छी है और क्रॉप भी अच्छी आने वाली है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चावल के बाजार में कुछ उठापटक चल रही। जो आंकड़े बता रहे हैं कि वियतनाम और पाकिस्तान ने अपने प्राइसेस कट किए थे चावल के, जबकि $3 से $4 के आसपास, जबकि थाईलैंड ने अपने प्राइसेस करीब $8 के आसपास बढ़ा दिए थे। और इसलिए वियतनाम और पाकिस्तान के स्टॉक में कमी के कारण बाजार में राइस के प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। भारत के पास ठीक ठाक एडवांटेज है थाईलैंड के ऊपर। थाईलैंड जो कि एक बड़ा एक्सपोर्टर है, भारत के पास ये मौका है कि वो बाजार में अपने चावल को बेहतर ढंग से, प्रतिस्पर्धात्मक ढंग से पेश कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य अर्थव्यवस्था के लिए अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि राइस दुनिया की सबसे बड़ी फसल है, सबसे बड़ा अनाज है, खाद्यान्न है। तो अगर राइस की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रहती है तो ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन का खतरा दिखाई देगा। लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं कि स्टॉक्स की पोजीशन उतनी खराब नहीं है। जो स्टॉक्स हैं पूरी दुनिया में चावल के, वो ठीक ठाक स्तर पर हैं। और भारत में तो खैर फूड कॉरपोरेशन के पास चावल का अच्छा स्टॉक है और उसका असर हमें इसीलिए खाद्य महंगाई के आंकड़े पर दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट को शक है कि दिल्ली एनसीआर में बैंक और बिल्डर मिलकर घर खरीदारों को ठग रहे हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बैंक और बिल्डर्स के नेक्सस की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। करीब 1200 घर खरीदारों की शिकायतों पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। घर खरीदारों ने शिकायत की थी कि घर का पोजीशन मिले बिना ही बैंक उन पर ईएमआई भुगतान करने का दबाव बना रहे हैं। सर, क्या पूरा मामला है? और ये जो ऑर्डर आया है जिसमें जांच के निर्देश दिए गए हैं, क्या कहता है ये ऑर्डर? क्या आपको पता है कि दिल्ली एनसीआर के बाजार में दरअसल हो क्या रहा है रियल एस्टेट के बाजार में? और ये बेहद सनसनीखेज और खतरनाक है जो हमें दिखाई दे रहा है, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट को दूसरी बार ये मामला दूसरी सुनवाई में आया है। हुआ ये है कि दिल्ली एनसीआर में कई बिल्डर्स ने लोगों को मकान नहीं दिए हैं, पर वो बेचारे लोग जिन्होंने बैंकों से कर्ज ले लिया है, उनकी कर्ज ईएमआई का पैसा निकालकर बिल्डर्स को दे दिया गया है। और ये विशुद्ध रूप से बैंक नेक्सस एक कंपनी है सुपरटेक, जिसके 21 प्रोजेक्ट है 6 शहरों में, जिसमें 19 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हैं। इसको शामिल किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में। कई बड़े बिल्डर एनसीआर में बैंकों के साथ गठजोड़ के जरिए आम लोगों को, जिनको मकान दिए जाने थे, उनके पैसे को और उनके कर्ज को बढ़ा रहे हैं, जबकि उनके पास मकान नहीं है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में ये कहा था कि बैंक और बिल्डर्स का नेक्सस है जो चल रहा है, और अब सीबीआई को इस मामले में आदेश दिया गया है कि एक एसआईटी बनाई जाए और उस एसआईटी के जरिए इस मामले की जांच की जाए। अगर कायदे से जांच होती है तो भारत में बैंकिंग और बिल्डर नेक्सस का ये बहुत बड़ा स्कैम या घोटाला सामने आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से निकल कर आ रही है, उसमें में ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और बाकी संस्थाओं की भी मदद ली जाए। और एक लंबा हिस्सा है, एक लंबी सूची है बैंकों की और बिल्डर्स की जो लगातार ऐसा कर रहे हैं, जहां लोगों को मकान दिए बगैर उनके कर्ज के पैसे बैंकों को दे दिए गए। बैंकों ने यहां तक किया है बिल्डर्स के साथ मिलकर कि परियोजनाएं पूरी नहीं हुई हैं, इसके बाद भी बिल्डर्स को उसकी फिनांसिंग जारी रखी गई है। माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में कर्ज डूबने की रफ्तार लगभग दोगुनी हो गई है। वित्त वर्ष 2024-25 के अंत में माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में ग्रॉस एनपीए बढ़कर 16% हो गए। यानी कि अगर 100 रुपए का कर्ज माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं देती हैं तो उसमें 16 रुपए डूब जाते हैं, लोग कर्ज वापस नहीं देते हैं। 2024 के अंत में ये 8.8% था। कुल 3.81 लाख करोड़ रुपए के कर्ज पोर्टफोलियो में से 61,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज फंस चुका है। इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कर्ज माइक्रो फाइनेंस संस्थानों ने दिया हुआ है। सर, क्या बता रहे हैं आंकड़े? इन आंकड़ों को कैसे समझा जाए?
दो बेहद महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आए इस रिपोर्ट से, आंकड़े जो हमारे पास आए और चौंकाने वाले भारतीय बैंकिंग परिस्थिति में है। पहली चीज़ तो ये कि अगर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों में बढ़ते हुए एनपीए या टूटते कर्ज या रिकवरी टूटने की गति को देखा जाए तो उसमें जो छोटे फाइनेंस बैंक हैं वो सबसे बुरी तरह फंस गए हैं। छोटे फाइनेंस बैंक माइक्रो फाइनेंस एजेंसियों को पैसा देते हैं और उसके आगे वो लोगों को पैसा बांटते हैं। आपको पता है, दोहराते हैं कि माइक्रो फाइनेंस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ऐसे लोगों को जिनकी कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं होती, प्रोफाइल नहीं होती, गिरवी रखने के लिए उनके पास कोई एसेट नहीं होती, कोई टेंजिबल बेस नहीं होता, उन्हें छोटे छोटे कर्ज दिए जाते हैं जिन पर ब्याज दरें खासी ऊंची होती हैं। यही माइक्रो फाइनेंस का मॉडल है। पिछले 1 साल से 1.5 साल से, कोविड के बाद से अगर आप देखें तो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री पर दबाव बना हुआ है। पर ये जो ताज़ा आंकड़ा है चौंकाने वाला है। ओवरऑल इंडस्ट्री में करीब 16% के एनपीए हैं, जबकि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में 22% के एनपीए हैं। यानी छोटे फाइनेंस बैंक्स ने जो पैसा दे रखा है उसमें 22% पैसा फंस गया है, डूबने का खतरा है। बैंकों के एनपीए भी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर 17.5% के आसपास है। बैंक इतना पैसा क्यों देते हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को? क्योंकि मार्जिन बेहतर होता है। कर्ज के बाद जब उपभोक्ता को या किसी को कर्ज दिया जाता तो उसकी ब्याज दर बेहद ऊंची होती है और इसलिए मार्जिन बेहतर होते हैं। एनबीएफसी करीब 12% के एनपीए पर बैठे हैं। एनबीएफसी एमएफआई करीब 12% के एनपीए पे बैठे। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर और सबसे ज़रूरी बात है, जो भारत के माइक्रो फाइनेंस मॉडल की में दरारें बता रही है और भारत का पूरा माइक्रो फाइनेंस मॉडल लड़खड़ाकर हिल रहा है, ये इन जानकारियों से पता चलता है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां दरअसल ज्वाइंट लायबिलिटी बनाकर कर्ज देती हैं, जिसमें स्व सहायता समूह होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, महिलाओं का, पुरुषों का एक समूह होता है जिसमें सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि इस कर्ज को चुकाया जाए और इसी आधार पर माइक्रो फाइनेंस की व्यवस्था की जाती। आंकड़े ये बता रहे हैं कि किसी दौर में आज से 4-5 साल पहले इन ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स का रिकवरी रेट 98 से 99% होता था। यानी अगर कोई इंडिविजुअल माइक्रो फाइनेंस ले रहा है तो उसका रिकवरी रेट कमज़ोर हो सकता था, पर जहां सामूहिक रूप से लोग मिलकर कर्ज लेते थे वहां रिकवरी 98-99% होती थी। लेकिन ये मॉडल क्रैक कर गया, ये टूट गया है और सबसे ज़्यादा रिकवरीज या सबसे ज़्यादा एनपीए अब बढ़ रहे हैं इसी व्यवस्था में जहाँ लोग समूह बनाकर कर्ज ले रहे हैं। और शुभम, इस स्थिति में माइक्रो फाइनेंस का पूरा मॉडल अब सवालों के घेरे में है। एनपीए का स्तर देखकर और 16% का एनपीए का स्तर देखकर और इस व्यवस्था को देखते हुए मुझे लगता है आने वाले दिनों में आरबीआई को इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं दखल देना पड़ेगा। सर, दूसरा सवाल ये है कि इनमें जो कर्ज हैं वो सबसे ज़्यादा कौन लोग हैं, किस तरीके के कर्ज हैं जो सबसे बुरी तरह से फंसे हुए हैं? सबसे ज़्यादा जो बुरी तरह फंसे हुए लोग हैं उसमें एक तो पूरे सेक्टर में डिसबर्समेंट पूरी कम हो गए हैं, गिर गए हैं। जो आंकड़े हमें बता रहे हैं, ग्रास लोन पोर्टफोलियो भी बैंकों के करीब 3.8 लाख करोड़ पर आ गए हैं, 1 लाख करोड़ कम हो गए पिछले साल की तुलना में। और इसके अलावा जो छोटे स्व सहायता समूह हैं, छोटे छोटे ग्रुप हैं, उनको जो कर्ज दिए गए हैं उनमें अब सबसे ज़्यादा समस्या देखी जा रही है। और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक, छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, उनकी अनसिक्योर्ड लोन की, जैसे मैं जन फाइनेंस बैंक का आंकड़ा देख रहा हूं, अनसिक्योर्ड लोन बुक 11% बढ़ गई है। और जो छोटे बैंक हैं जिनकी लिस्ट हमारे सामने खुली हुई है, जैसे स्पंदना स्फूर्ति है या इस तरीके की कंपनियां हैं, इनकी भी जो एनपीए की बैलेंस शीट है वो लगातार तेज़ी से बढ़ रही है। क्योंकि एक तो ब्याज दरें बढ़ी, एक पूरा दौर था ब्याज दरों में भी कमी शुरू हुई, उसके कारण कर्ज ऊंचे हुए, और दूसरा ये कि रिकवरी रेट टूटना शुरू हुआ। कहीं ना कहीं ये भारतीय अर्थव्यवस्था में ज़मीनी स्तर पर मांग घटने का, कारोबारों में अच्छी वायबिलिटी ना होने का भी संकेत है, क्योंकि आमतौर पर माइक्रो फाइनेंस के कर्ज उन छोटे छोटे कारोबारों को चलाने के लिए दिए जाते हैं। अगली खबर रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से जुड़ी। रिजर्व बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए मई में 1.25 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदने जा रहा है रिजर्व बैंक के इस कदम के बाद बॉन्ड यील्ड में नरमी आई है और संभावना जताई जा रही है कि ब्याज दरों में कमी आ सकती है। रिजर्व बैंक के इस कदम से बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। सर, क्यों पड़ी इसकी ज़रूरत? आरबीआई ये देख रहा है कि बैंक रेट में कमी के बाद भी, या बैंक की तरफ से जो रेट में कमी की जाती है, आरबीआई ने 2 बार कटौती की, उसके बाद भी बैंक ब्याज दरों में कमी को लेकर उतने सक्रिय और उतने उत्सुक नहीं दिख रहे हैं। उसकी बड़ी वजह ये कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ फंड है, जो उनके पास फंड्स आ रहे हैं, उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है और इसलिए बैंक्स उसे तेज़ी से ब्याज दरों में कमी को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। और इसलिए आरबीआई को अब सीधे दखल करके बाजार में लिक्विडिटी बढ़ानी पड़ी है। तो जो आंकड़े दिख रहे हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात
बात है कि बैंकों को आने वाले समय में ब्याज दरों में कमी करनी पड़ेगी। भारत की डोमेस्टिक बैंकिंग सिस्टम में अब लिक्विडिटी का सरप्लस करीब 2.36 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। ये आरबीआई के आंकड़े हमारे सामने बता रहे हैं। ये जो एडिशनल सरप्लस है ये बैंकों को इस बात के लिए बाध्य करेगा कि वो आने वाले समय में ब्याज दरों में और कमी करें, ताकि अर्थव्यवस्था में पर जो दबाव दिख रहा है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे, वो उसे थोड़ा कम किया जा सके। आरबीआई का जो बॉन्ड परचेज है वो करीब 5.3 लाख करोड़ हो चुका है अभी तक। शुभम, वेरी अनप्रेसिडेंटेड है। अभी तक हाल फिलहाल के वर्षों में भारत में आरबीआई ने इतना ज़बरदस्त बॉन्ड परचेज या इतनी ज़बरदस्त लिक्विडिटी पंप नहीं की। आरबीआई ने करीब 7.4 लाख करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम में डाले हैं दिसंबर के बाद से, जिसमें ओएमओ भी है, जिसमें डॉलर स्वैप्स भी है, और सारी कोशिश ये है कि ब्याज दरों को बढ़ने से रोका जाए। सरकार के सर्वे में कहा गया है कि वित्त वर्ष 25-26 के दौरान प्राइवेट कैपेक्स में 25% की भारी गिरावट आ सकती है। सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में बढ़ती आर्थिक अनिश्चितता और जियोपॉलिटिकल तनाव की वजह से कैपेक्स पर कंपनियां अपना खर्च घटा सकती हैं। सर्वे में ये भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 25-26 के दौरान कुल प्राइवेट कैपेक्स 4,88,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 24-25 के दौरान ये 6,56,000 करोड़ रुपए था। सर, क्या तस्वीर दिख रही है? कैपेक्स का गिरना, वो भी प्राइवेट कैपेक्स का गिरना, किसी भी तरीके से अच्छा नहीं माना जाता है। ये आज की सबसे सनसनीखेज और महत्वपूर्ण खबर है। और अब इसमें कोई भी सरकार का विभाग, मंत्रालय, मंत्री दावा करे, सच्चाई ये है कि सरकार खुद मान रही है कि उद्योग निवेश नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं लगा रहे हैं। प्राइवेट कैपेक्स ही एक्चुअल कैपेक्स है, क्योंकि सरकार की तरफ से तो खर्च सीमित होता है और सरकार कर्ज लेकर खर्च करती है। प्राइवेट कैपेक्स ही भारत में मांग को, नौकरियों को, बाकी चीज़ों को बढ़ावा देता है और उसे ड्राइव करता है। डेटा पॉइंट में इन आंकड़ों को करीब से समझिए और हम आपको आगे बताएंगे कि इसका असर क्या होने वाला है। क्या हालत है प्राइवेट कंपनियों के पूंजी खर्च की? प्राइवेट कंपनियों के पूंजी खर्च का मतलब है कि अगर गिरने का मतलब है कि वो फैक्ट्रियां नहीं बना रही हैं, मशीनें नहीं खरीद रही हैं, कारोबारों में अपने कामकाज में विस्तार नहीं कर रही हैं। 2026 में कैपेक्स में ज़बरदस्त गिरावट आई है, 5 लाख करोड़ रुपए से नीचे आ गया है। ये ध्यान से आप पूरा चार्ट देखें। हमने 2023 और 2023 में कोविड के बाद एक तेज बढ़ोतरी देखी थी। 2024 में हमने एक गिरावट देखी, 2025 में फिर से एक तेज बढ़ोतरी देखी और अब 4.88 लाख करोड़ के आसपास प्राइवेट कैपेक्स आ गया है। इस आंकड़े को दो और आंकड़ों के संदर्भ में समझिए। भारतीय कंपनियों के मुनाफे पिछले 2 साल में रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं, उनके पास सरप्लस उनके बढ़े हुए हैं। भारतीय कंपनियों के प्रवर्तकों ने बाजार से शेयरों की ज़बरदस्त पैमाने पर खरीद की है और स्टॉक मार्केट में ताजी अगर गिरावट को छोड़ दिया जाए तो कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश भी बढ़ा और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। इसके बाद भी कंपनियां और ब्याज दरों में बढ़ोतरी से पहले तक, कोविड के दौरान ब्याज दरों में कमी भी की गई थी, उसके बाद भी कैपेक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं दिखाई देती। कुछ और आंकड़े समझिए जिससे आपको समझ में आएगा कि निजी कंपनियों के खर्च की यह समस्या कितनी गहरी दिखाई दे रही है। जीडीपी में हिस्सा, अगर आप सेक्टर वाइज समझने की कोशिश करें, हम पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि जीडीपी में क्या हिस्सा रहा है कैपेक्स का और कैसे वो कम हुआ है। जीडीपी की FY24 में या वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी में हिस्सेदारी 11.2% थी। 2025 में ये 11% से नीचे चला गया है। यानी टोटल भारत के जीडीपी में अब प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स 10.5% के आसपास पहुंच जाएगा, जो आपको भविष्य में मांग और बाकी चीज़ों पर असर में दिखाई देगा। अब हम सेक्टोरल पर चलते हैं। बिल्कुल सर, अगला सवाल यही था कि ठीक है, कैपेक्स तो घटा है, तो कैपेक्स सबसे ज़्यादा कहाँ असर डालेगा? क्योंकि कैपेक्स का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में होता है। क्या वहाँ भी ऐसी तस्वीर दिख रही है, वहाँ तस्वीर कुछ भिन्न है? यहाँ एक आंकड़ा हमें मिल रहा है। अभी इस आंकड़े में आने वाले 5-6 महीनों में थोड़ा बदलाव होगा। मैन्युफैक्चरिंग में कैपेक्स बढ़ने की संभावना है, करीब 2.11 लाख करोड़, पर परिवहन और भंडारण में रिकॉर्ड गिरावट आ रही है। और ये अपने आप में कंट्राडिक्टरी, पैराडॉक्स है, क्योंकि अगर परिवहन और भंडारण में कैपेक्स नहीं होगा तो मैन्युफैक्चरिंग में कैपेक्स कैसे होगा? अगर सड़कें, सामान ले जाने की व्यवस्थाएं और वेयरहाउस कैपेसिटीज नहीं बनेंगी तो
तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर निवेश कैसे करेगा? सर, तो हो सकता है कि उनकी इंस्टॉल कैपेसिटी ज्यादा, हाँ, या अगर उनकी इंस्टॉल कैपेसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि पूरी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं करें, तो फिर वो नया निवेश नहीं करेंगी। क्योंकि अभी एवरेज जो आंकड़े हमारे पास आते हैं उसके हिसाब से भारत में अलग अलग सेक्टर्स में 29 से 30%, 40% तक की कैपेसिटी का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस स्थिति में जो मैन्युफैक्चरिंग में कैपेक्स बढ़ने का दावा है उसे आप थोड़ा सा एक चुटकी नमक के साथ लीजिए, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है उसमें निवेश नहीं हो रहा। एक आंकड़ा इसमें और है, यूटिलिटीज में बिजली, गैस और एयर कंडीशनिंग में कैपेक्स बढ़ने की संभावना है। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इसमें बहुत सारा सरकार का कैपेक्स भी होता है। गैस का नेटवर्क सरकार बनाती है तो उसकी सालाना योजनाएं होती हैं, बिजली घर सरकार बना रही है तो सरकारों के पास निवेश की संभावना दिखाई देती है। पर ये दो जो ऊपर के आंकड़े हैं, और सबसे ज़्यादा जो कमी आपको कैपेक्स में दिखाई दी है वो एक्चुअली परिवहन और भंडारण के कारण दिखाई दी है। याद कीजिए, इस बार सड़क निर्माण मंत्रालय ने भी अपने सड़क बनाने के लक्ष्य में कमी की है। पिछले साल की तुलना में इस साल सड़कें कम बनेंगी। कारण स्पष्ट है कि पूरी दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता है, रिस्क है, घरेलू मांग की बुरी हालत है, हम आपको बता ही रहे हैं बराबर अभी जो कंपनियों के नतीजे आए। और अगर आप मार्केट को करीब से समझते हैं तो इस कैपेक्स की कमी को आप कंपनियों के नतीजों से जोड़ सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो चौथे क्वार्टर के नतीजे आए उसमें चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हो, एफएमसीजी कंपनियां हो, सबकी वॉल्यूम ग्रोथ में गिरावट आई है। बैंक काफ़ी सतर्क हैं पैसा देने में, क्योंकि अनिश्चितता काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ है कि घरेलू बचत में कमी हो रही है, तो इसलिए भी खर्च और निवेश के फंड की कमी दिखाई दे रही है। सर, फिर इसका असर, खतरे कहाँ आगे दिखेंगे? बेहद जंक्चर बेहद महत्वपूर्ण है, ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है गिरावट का, क्योंकि गिरते कैपेक्स का असर 5-6 महीने 7 महीने बाद दिखाई देता है। और इसलिए हमारे लिए समझना जरूरी है, जिससे कि भविष्य में शेयर बाजार को लेकर अगर आप कोई आकलन कर रहे हो मैक्रो इकोनॉमी की तस्वीर में, तो समझने की कोशिश करें। जीडीपी अर्थव्यवस्था में जो ग्रास कैपिटल फॉर्मेशन है 2025-26 में वो 31% तक गिर सकता है। भारत सरकार को ने विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है 2047 तक। उसके लिए कम से कम 35% के जीसीएफ की या प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट की, प्राइवेट निवेश की जरूरत है, जो 30% के आसपास आ सकता है इस रुख के आधार पर। इस वजह से जीडीपी के अनुमानों में गिरावट होगी, रिवाइज होंगे। देखिए, लगातार सरकार के आंकड़ों के बाद 2 बार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भारत के जीडीपी अनुमान को कम कर चुकी हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब कंपनियां कम निवेश करेंगी तो बेरोजगारी और ज़्यादा होगी, जॉब्स और ज़्यादा होंगे, कंपनियां वेतन वृद्धि को सीमित करेंगी, जो हमने देखा पिछले साल के दौरान। और अभी के जो आंकड़े हैं उसमें भी महंगाई से कम की वेतन वृद्धि दिखाई दे रही। सबसे बड़ी चीज़ है कि कैपेक्स टूटने से एक विशेष साइकिल शुरू होता है शुभम। जैसे ही कैपेक्स कम होता है, कंपनियां रोजगार कम देती हैं तो लोग खर्च कम करते हैं, तनख्वाहें कम बढ़ाती हैं, और इससे बाहर निकलना बेहद ज़रूरी है। सरकार ने पिछले 5-7 साल में, अगर आप कोविड से पहले के दौर से अभी तक देखें, तो प्राइवेट कैपेक्स को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरफ से सारी अधिकतम रियायतें दे रखी हैं। कोविड के दौरान भी रियायतें दी गई थी, कॉर्पोरेट टैक्स दर में भी कमी की गई थी, लेकिन ये गुत्थी सुलझ नहीं रही है। कंपनियां नया निवेश करने को तैयार नहीं है। अगली खबर भारत पाकिस्तान से जुड़ी। पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान पर सख्ती को लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब इस दिशा में भारत 2 नए कदम उठा रहा है। पहला कदम ये कि पाकिस्तान को आईएमएफ से जो $1.3 अरब के कर्ज की किश्त मिलने वाली है, भारत उसका विरोध कर सकता है। आईएमएफ बोर्ड की बैठक में भारत की तरफ से विरोध किए जाने की संभावना है। ये बैठक 9 मई को होनी है। और दूसरी खबर यह है कि भारत से पाकिस्तान को कोई सीधे सामान तो नहीं जा रहा, लेकिन अगर किसी तीसरे रास्ते भी वो सामान जा रहा है तो भारत उस पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा है। सो सर, सवाल ये है कि ये जो सामान भारत से जा रहा है पाकिस्तान, ठीक सीधे नहीं जा रहा है, किसी और रास्ते जा रहा है, कैसे जा रहा है, कहां से जा रहा है, कितना जा रहा है? ये आज की एक महत्वपूर्ण और जानकारी है बोनस पॉइंट के दर्शकों के लिए, कि हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जितना डायरेक्ट ट्रेड है उससे उतना ही बड़ा, उससे ज़्यादा बड़ा इनडायरेक्ट ट्रेड है। पर पहले आईएमएफ की खबर को समझ लेते हैं। $7 बिलियन का एक डील आईएमएफ के साथ पाकिस्तान का प्रस्तावित है, क्योंकि पाकिस्तान संकट में फंसी अर्थव्यवस्था है पिछले 1 दशक से, और आईएमएफ उससे समय समय पर मदद करता है। पाकिस्तान वहाँ यह दावा करने वाला है कि उसने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारा है। आपको याद होगा, पाकिस्तान पर कई सारी शर्तें लगाई गई थी, खर्च कम करने के लिए, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के लिए, और उसके बाद पाकिस्तान अगली किश्त लेने आईएमएफ के सामने पहुंच रहा है। भारत आईएमएफ के बोर्ड की बैठक में इसका विरोध करेगा, और आतंकवाद के नाम पर। अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं, जिसे हम डेटा पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार पाकिस्तान पर प्रतिबंधों के बावजूद कोई प्रभावी असर क्यों नहीं डाल पा रही है। उसकी जड़ यहाँ छिपी हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीधा व्यापार तो नहीं है, यात्राएं भी नहीं है, सीमा से पार भी नहीं, पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो व्यापार की जो परोक्ष व्यापार है
उसका नंबर बहुत बड़ा है। करीब करीब 10 अरब डॉलर का ट्रेड भारत और पाकिस्तान के बीच होता है। 2019 से भारत और पाकिस्तान के बीच सीधा व्यापार बंद है, पर 10 अरब डॉलर के आसपास का सामान सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई के रास्ते पहुंचता है। इसके लिए ट्रांसशिपमेंट हब बनाए गए हैं। हम पीछे चलते हैं, दोबारा उस स्क्रीन को देखते हैं। भारतीय निर्यातक सामान ट्रांसशिपमेंट हब में ले जाते हैं। भारतीय निर्यातक दुबई, सिंगापुर और कोलंबो को सामान निर्यात करते हैं। वहाँ बिना सीमा शुल्क वाले जो गोदाम हैं सी पोर्ट्स के ऊपर, वहाँ इन्हें रखा जाता है। फिर इसके बाद इनकी रीलेबलिंग होती है, इनके ऊपर दोबारा लेबल लगाया जाता है और इनका ओरिजिन बदल दिया जाता है। और ओरिजिन बदलना कस्टम की व्यवस्थाओं में काफ़ी इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया है। यानी इस सामान को सिंगापुर से आया हुआ, कोलंबो से आया हुआ और यूएई से आया हुआ बताया जाता है। कई जगह मेड इन यूएई के लेबल लगाए जाते हैं और उसके आधे सामान पाकिस्तान में ले आया जाता है। ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्नाभूषण, सोना, फल, कपड़े और सब्जियां, ये प्रमुख एक्सपोर्ट हैं जो भारत से परोक्ष रूप से पाकिस्तान को हो रहे हैं और इन बाज़ारों के जरिए हो रहे हैं। जो करीबी बाज़ार हैं, उन करीबी बाज़ारों से जो कृषि उत्पाद हैं, फल सब्जी जैसे उत्पाद, वो भी जा रहे हैं। और ये भारत के लिए इस समय सबसे बड़ी चिंता की वजह है, क्योंकि भारत सरकार अलग अलग तरीक़ों से पाकिस्तान पर आतंकवाद को छोड़ने के लिए दबाव बनाने की तैयारी कर रही, और उसमें ये एक बड़ी मुश्किल बनता दिख रहा है। सर, दूसरा सवाल, क्या सख्ती की है भारत ने, और भारत अब इसको अगर देखें तो क्या रोक पाएगा भारत? आपको ऐसा लगता है? सख्ती की तैयारी शुरू की गई है। 2-3 दिन से अलग अलग लोगों से हमारी बात हो रही थी, तो उस चर्चा में पता चला कि भारत सरकार, पहली चीज़ तो ये कि डेटा जुटा रही है। डेटा किससे मिलेगा? जितनी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं जिनके पास ये डेटा है, इसके अलावा जो प्राइवेट एक्सपोर्टर्स अपने तरह से काम करते हैं, उन्हें ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है कि जो थर्ड कंट्री ट्रेड होता है, जो ट्रांस ट्रेड होता है, ट्रांसशिपमेंट ट्रेड होता है, उसका डेटा कैसे निकाला जाए, जानकारी की जाए कि कैसे जा रहा है। ई कॉमर्स और ऑनलाइन एक्सपोर्ट फ्री हैं, बहुत तेज़ी से होते हैं, जिनके बारे में भी कोई निगरानी नहीं, इन्हें जानने की कोशिश की जा रही। भारत ने यूएई, सिंगापुर और श्रीलंका जैसे देशों के साथ बातचीत भी शुरू की है, ताकि वो पता चला सके कि इसमें से कितना सामान जा रहा है और ओरिजिन की जांच हो सके। जो शिपमेंट हब वाले देश हैं, उनके लिए शायद आने वाले समय में भारतीय सामानों के निर्यात पर कुछ नई शर्तें आ सकती हैं, ताकि जो रीलेबलिंग होती है, एंड यूज के क्लासिफिकेशन को बदला जा सके। इसकी तैयारी हो रही है। और हवाई मार्गों पर भी निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि बहुत सारा सामान हवाई मार्गों पर जाता है। उद्योगों से भी बातचीत की जा रही है इसे संभालने की, इसे कैसे किया जा सके। लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, इसे रोक पाना मुश्किल है, जैसा शुभम ने पूछा, और इसलिए ये आसान नहीं है जब तक कि ट्रांसशिपमेंट देने वाले देश भारत के साथ खड़े नहीं होते। तो पहली चीज़ समझना जरूरी, जानना ये कि ट्रांसशिपमेंट का नेटवर्क काफ़ी जटिल है। इसमें बहुत सारी कंपनियां शामिल हैं। एक शिपिंग कंपनी है, उसमें एक बिलिंग कंपनी है, उसमें सामान ले जाने वाली कंपनी, वहाँ से एक दूसरी कंपनी है जो वहाँ ले जाती है, एक दूसरा रिटेल सप्लायर है। तो इसमें कई सारी कंपनियों का बड़ा नेटवर्क शामिल है, जिससे इसे रोक पाना मुश्किल है। जब तक अंतर्राष्ट्रीय सरकारें, जहां से ये सामान जा रहा है, सिंगापुर, दुबई और कोलंबो की सरकारें इसकी या श्रीलंका की सरकारें इसकी में मदद नहीं करती, इस निर्यात को पाकिस्तान तक पहुंचने से रोकना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसा वो क्यों करेंगी? क्योंकि उनको इसके नुकसान है। निर्यात उनके यहाँ से हो रहा है, तो उनके बिजनेस और उनके कारोबार पर इसकी प्रभावी असर पड़ेगा। दूसरा ये कि इन्हीं ट्रांसशिपमेंट रास्तों के जरिए शुभम भारत का सामान और भी देशों में जाता है, पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान को भी जाता है, मालदीव्स को भी जाता है, बाकी दुनिया के देशों को भी जाता है। तो एक बार जब ये ट्रांसशिपमेंट हब पर सख्ती होगी, तो बाकी देशों को भी निर्यात प्रभावित हो सकता है। तो यह है वस्तुस्थिति इसकी, जो जहाँ पर चीज़ें भी फंसी हुई हैं, लेकिन सरकार कई देशों के साथ इस पर काम करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच व्यापार डील पर बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ अमेरिका ने एक बार फिर से भारत को आईपीआर वॉच लिस्ट में शामिल किया है। ये लिस्ट क्या है? ये लिस्ट उन देशों को शामिल करती है जहां पर आईपीआर के उल्लंघन की शिकायतें आती हैं। दूसरी तरफ ट्रेड डील को ध्यान में रखते हुए भारत की तरफ से अमेरिका को फॉरवर्ड मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने पर विचार किया जा रहा है। सर, ट्रेड डील के इर्द गिर्द बहुत कुछ चल रहा है। क्या आपको लगता है कि ट्रेड डील पर डब्ल्यूटीओ के नियमों से बचने के लिए भारत और अमेरिका कुछ तरीके निकाल रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ट्रेड डील पर पैंतरे हैं दोनों देशों की तरफ से। जैसे कल भारत की तरफ से कुछ रियायतों की घोषणा की गई, संकेत दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप उससे राजी नहीं हुए, पर डोनाल्ड ट्रंप का ये जवाब आया कि भारत और
और अमेरिका के बीच में वार्ताएं अच्छी गति से चल रही हैं और हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। लेकिन तत्काल अमेरिका के ट्रेड डिपार्टमेंट ने एक नई लिस्ट जारी कर दी जिसमें भारत को IPR उल्लंघन का दोषी मानते हुए एक वॉच लिस्ट में डाल दिया गया। ये वो दबाव बनाने की टैक्टिक्स हैं, ये रणनीतियां हैं, तरीके हैं जो आमतौर पर अमेरिका इस नेगोशिएशंस में और ट्रंप के आने का नेगोशिएशंस में इस्तेमाल कर रहा है। भारत में IPR नियमों के ढीले ढाला होने के सवाल पहले से उठाए जाते हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप के सरकार ने IPR नियमों पर सवाल उठाना शुरू किया है। तो एक तो पहलू ये, दूसरी तरफ ये कि दोनों देश संधि को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी WTO की व्यवस्था में बहुत भरोसा नहीं रखते हैं, भारत तो WTO की व्यवस्था में भरोसा रखता रहा है और कई मामले WTO में भारत के हैं भी और डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में वो सुलझाए भी गए थे और बढ़े भी थे। तो और हाल बाइडेन के कार्यकाल में उन पर समझौता भी हुआ था। तो भारत और अमेरिका के बीच स्थिति ये कुछ इस तरीके के प्रावधान बनाने की कोशिश की जा रही है जिसे MFN के दायरे से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि MFN के दायरे में आने के बाद आपको WTO के नियमों को मानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। भारत और अमेरिका किसी ऐसी संधि की कोशिश करेंगे जो WTO के दायरे में ना हो। हालांकि इसकी महक, इसकी गंध पूरी दुनिया में फैल रही है, इसलिए यूरोपियन यूनियन ने कल भारत सरकार से कहा है कि अगर आप हमारे साथ ट्रेड डील करना चाहते हैं तो हमें उन्हीं शर्तों से, उन्हीं सुविधाओं से, उसी तरीके की मार्केट एक्सेस से नवाजिए जो आप अमेरिका को दे रहे हैं। तो किसी भी देश में दुनिया में मुक्त व्यापार के लिए आसान नहीं होता कि जब आप किसी एक बड़े बाजार के साथ कोई डील करें और उसे कुछ सामानों पर खास रियायतें दें या ज़ीरो ड्यूटी दें और वैसे ही सामानों के लिए दूसरे देश से आने वाले सामानों पर आप ड्यूटी लगाएं। तो भारत की दुविधा सबसे बड़ी ये है, अंदर खाने जो बात हो रही है कि भारत कुछ ऐसा अमेरिका के साथ करने से बच रहा है जिसके कारण उसे अन्य बाजारों में फिर वैसी ही मांगों का सामना करना ना पड़े, क्योंकि अगर एक बार अमेरिका को जो रियायतें दी गई उन्हें बाकी देशों ने भी मांगना शुरू किया तो फिर भारतीय व्यापार की, घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने की जो पूरी कोशिशें हैं उनको गहरा झटका लगेगा। चलिए, भारत अमेरिका के बाद अब अमेरिका और चीन की बात करते हैं। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर पर चीन ने अब अपनी रणनीति बदल दी है। चीन अब दुनिया भर में अपनी करेंसी को बढ़ावा दे रहा है, जिस वजह से डॉलर पर दबाव बढ़ने लगा है। चीन का मकसद है कि ट्रेड वॉर के माहौल में वैश्विक स्तर पर अपनी करेंसी युआन के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार किया जाए, जिससे इसके लिए चीन ने पूरी तैयारी भी कर ली है। सर, डॉलर की कमजोरी का कैसे फ़ायदा मिल रहा है युआन को? चीन के पास दो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं इसमें। एक तो डॉलर की कमजोरी है, डॉलर की कमजोरी के कारण दुनिया के तमाम देशों को अपने अपने तरह से दिक्कतें हो रही हैं। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि दुनिया के कई देशों के साथ, अधिकांश दुनिया के साथ चीन का अपना व्यापार है और चीन क्रमशः युआन को उसमें आगे बढ़ाने की कोशिश पिछले लंबे समय से कर रहा था। पर जो ताज़ा घटनाक्रम है वो हमें इस पूरी कोशिश में जो नई ताकत मिली उसे बताते हैं। तो इस बीच ट्रेड वार के बीच डोनाल्ड ट्रंप अपनी करेंसी को, अपने बॉन्ड मार्केट को संभालने की कोशिश कर रहे थे और चीन ने कुछ अपनी नई रणनीतियों पर काम शुरू किया, जिसे हम डेटा पॉइंट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। डॉलर की कमजोरी का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि उन बाजारों में जहां चीन की दखल ज़्यादा है, चीन का प्रवेश ज़्यादा है, वहां से चीन ने कारोबार में बढ़ोतरी की। और हम एक आंकड़ा दिखाते हैं आपको कि मार्च 2025 में युआन में लेन देन में तेज बढ़ोतरी हुई, बड़ी बढ़ोतरी हुई, यानी युआन में ट्रांजैक्शंस बढ़े, जबकि जो ट्रांजैक्शंस डॉलर में होते थे वो युआन में बढ़े। मार्च 2025 के आंकड़े में युआन में करीब 724 बिलियन डॉलर का लेन देन हुआ, यानी चीन का जो टोटल ग्लोबल ट्रांजैक्शंस है उसका 54% हिस्सा, 50% से ज़्यादा हिस्सा युआन में ट्रेड हुआ, युआन में ट्रांजैक्ट हुआ, जो कि चीनी करेंसी है जो इससे पहले डॉलर में होता था। अब इस पूरे ट्रेड वार के बीच ध्यान रखने वाली बात है, युआन दुनिया में चौथी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी बन गई है। पहली US डॉलर है, दूसरी यूरो है, तीसरी येन है और चौथी सबसे बड़ी करेंसी हो गई है। करीब दुनिया के 4% से ज़्यादा भुगतान अब युआन में होने लगे हैं। दुनिया के देश आपसी कारोबार में युआन का भुगतान कर रहे हैं और विदेशी मुद्रा भंडारों में युआन को जगह मिल रही। ब्रिक्स देशों से युआन में ट्रेड 24% के ऊपर तक पहुंच गया है। ये चीन की बड़ी कोशिश है जो चीन ने सीधे तौर पर की है। सर, दूसरा एक सवाल, क्या डिजिटल पुश भी दिया जा रहा है? यहाँ डिजिटल पुश की भी कोई बात है? शुभम, अभी जब शी जिनपिंग वियतनाम की और कंबोडिया की यात्रा पर थे तो तमाम खबरों के बीच एक खबर आई थी कि वियतनाम और कंबोडिया के साथ चीन ने एक विशेष समझौता किया है जिसमें यूनियन पे के QR कोड का इस्तेमाल किया जाएगा। यह बेहद ज़रूरी है जानना कि चीन ने अपने QR कोड की यूनियन पे को पूरी दुनिया में फैला दिया है। दक्षिण पूर्व एशिया में
कई देशों में इसका इस्तेमाल होता है, जिसमें व्यापारी आयात करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए सीधे QR कोड से भुगतान करते हैं। 45 देशों में करीब 65 लाख व्यापारी यूनियन पे के QR कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं सामान खरीदने के लिए और सामान बेचने के लिए। हांगकांग, अबू धाबी में डिजिटल युआन का इस्तेमाल हो रहा है। चीन का CIPS सिस्टम और डिजिटल युआन स्विफ्ट के मुकाबले खड़े होने की कोशिश कर रहा है। चीन ने तेल और सोने के सौदे युआन में करने शुरू किए हैं। शंघाई गोल्ड एक्सचेंज में सोने की कीमतें अब युआन में तय होंगी। आने वाले समय में इसकी जल्द ही घोषणा की जाएगी। इसके अलावा जो बायलैटरल स्वैप्स हैं युआन के, वो करीब 4.3 ट्रिलियन युआन पर पहुंच गए हैं, जिसमें कि अर्जेंटीना और पाकिस्तान जैसे देश हैं जिनको कर्ज देने के लिए कि कोई मुद्राओं में लेन देन करने के लिए युआन का इस्तेमाल हो रहा है। अगली खबर सोने से जुड़ी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी WGC ने मार्च तिमाही के दौरान दुनिया भर में गोल्ड की मांग और सप्लाई के आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों से पता चला कि मार्च तिमाही के दौरान वैश्विक स्तर पर ज्वेलरी के लिए गोल्ड की मांग में कमी आई है, जबकि निवेश मांग बढ़ी है। WGC के मुताबिक मार्च तिमाही के दौरान दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की गोल्ड खरीद में भी कमी आई है, लेकिन चीन के लोगों ने जमकर सोना खरीदा है। सर, ये ओवरऑल ट्रेंड को कैसे समझा जाए? सोना घरेलू स्तर पर, फिजिकल स्तर पर नहीं बिक रहा है। इस पर हम अपने कार्यक्रम में चर्चा भी कर चुके हैं। और भारतीय बाजार में सोने की महंगाई भारतीय व्यवस्था में बेहद बड़ी चुनौती बन रही है। भारत में शादी विवाहों के लिए सोने की खरीद एक तरह से पवित्र और ज़रूरी मानी जाती है, पर सोने की कीमतें जिस स्तर पर पहुंच गई हैं उसमें सामान्य परिवारों के लिए अपने इन रिचुअल्स को, इन परंपराओं को निभाना महंगा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि सोने की कीमतों में निरंतर तेजी का रुख है और आगे बने रहने की संभावना है, इसलिए ETF के जरिए, डिजिटल गोल्ड के जरिए डिमांड तेजी से बढ़ रहा है। डिमांड के आंकड़े अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें तो WGC का फोरकास्ट है कि भारत में डिमांड करीब 700 से 800 टन के आसपास रहेगी। करीब 2025 दिसंबर के बाद कीमतें 25% से ऊपर बढ़ चुकी हैं, 1 लाख रुपए 10 ग्राम से ऊपर निकल चुकी हैं। इसलिए कीमतें सोना खरीदने वाले लोग बाजार में कम दिखाई दे रहे हैं। रुख यह है कि बढ़ोतरी अब इससे इतनी तेज शायद नहीं होगी, लेकिन बड़ी गिरावट के आसार भी नहीं है किसी भी स्थिति में सोने में। उसकी वजह है कि केंद्रीय बैंकों के पास ह्यूज रिजर्व्स मौजूद हैं। डॉलर की कमजोरी और ट्रेड वार के असर अभी सामने दिखाई दे रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप, जैसा हमने कल आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप अगर किसी फैसले पर U-टर्न नहीं करते हैं और टैरिफ की व्यवस्था एज इट इज़ अगले 1-2 साल तक जारी रहती है और एक खींचतान चलती रहती है, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी की, छोटी सुस्ती की, स्लोडाउन की संभावना बनी रहेगी और उसका असर ग्लोबल अर्थव्यवस्था में मंदी के तौर पर भी पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सोने को लेकर जो आउटलुक है वो कॉशियसली बुलिश है, पूरी तरह बुलिश नहीं, क्योंकि इतनी कीमतें बढ़ चुकी हैं, एक सीमा तक बढ़ चुकी हैं, और इसलिए आने वाले समय में सोने की फिजिकल मांग नहीं बढ़ेगी जैसा WGC कह रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए लोग इसमें निवेश शायद जारी रखेंगे। चलिए, तो ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट। ये जो सोने पर आपने बात सुनी, अगर आप ये जानना समझना चाहते हैं कि सोने को लेकर यहाँ से चार्ट्स पर बड़े टारगेट क्या दिख रहे हैं, ETF और डिजिटल गोल्ड की दुनिया कैसे बदल रही है, निवेश के लिए क्या सही है क्या नहीं, तो आज खास प्रोग्राम हुआ था। बोनस की टीम ने एक खास प्रोग्राम किया था। विपुल सिंह हमारे एंकर थे और देश के 4 जाने माने एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे, क्वांटम म्यूचुअल फंड से, केडिया कमोडिटीज़ से, जूलर एसोसिएशन से, और उन्होंने अपनी बात रखी थी। इस शो का लिंक भी आपको हमारे इस कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से वो पूरा शो भी देख सकते हैं। फिलहाल बोनस पॉइंट में मुझे दीजिए इजाज़त। अगली मुलाकात आपसे शुक्रवार को होगी। कल महाराष्ट्र दिवस है, शेयर बाजार बंद है, लेबर डे है, तमाम अन्य संस्थान भी बंद हैं, तो कल हम भी बोनस पॉइंट नहीं लाएंगे। शुक्रवार को लेकिन शाम को 7 बजे बोनस पॉइंट लेकर मैं और अंशुमान जी फिर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।